अस्सलामुअलैकुम। सीएनएस फार्माकोलॉजी में हम अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज सीएनएस स्टिमुलेंट्स, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट आर द साइकोमोटर स्टिमुलेंट और हैलोसिनोजेंस। बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो साइकोमोटर स्टिमुलेंट्स होते हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ अ पर्सन। उनमें यूफोरिक कंडीशन डेवलप कर देते हैं, यूफोरिक बिहेवियर डेवलप हो जाता है, दैट इज़ अ फीलिंग ऑफ वेल बीइंग। देन उनमें जो फटीग है, लेथार्जिक सिम्टम्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर देते हैं, फीलिंग ऑफ फटीगनेस नहीं होती उन्हें, और मोटर एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, ओवरऑल हाइपर एक्साइटेबल हो जाता है पर्सन। दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज स्टिमुलेंट, कि वो उसको इतना ज़्यादा स्टिमुलेट कर देते हैं कि हाइपर एक्टिव हो जाएगा वो पर्सन जो भी ये सीएनएस स्टिमुलेंट्स लेते हैं। हेलोसिनोजेंस क्या होते हैं? दीज आर द वंस दैट बेसिकली कॉज चेंजेस इन थॉट पैटर्न्स एंड मूड चेंजेस, और उनकी सोचने समझने की सलाहियतों को जो चेंज करे, दैट आर द हेलोसिनोजेंस। नाउ साइकोमोटर स्टिमुलेंट्स की बात की जाए तो ये हमारे पास 5 टाइप्स हैं, या ड्रग्स क्लासिफिकेशन है जो हम पढ़ेंगे। मिथाइलजेंथीन्स, कोकेन्स, निकोटीन, एम्फेटामाइन, मिथाइलफेनिडेट, ये सब साइकोमोटर स्टिमुलेंट्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिथाइलजेंथीन की। तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 3 ड्रग्स हैं। नंबर 1 इज़ थायोफाइलिन, नंबर 2 इज़ थायोब्रोमीन एंड देन कैफीन। जो थायोफाइलिन है ये हमारे पास चाय में मिलती है, टी में मिलती है, और ये लॉन्ग एक्टिंग है ड्रग। अच्छा, ये जो है हमारे पास नाइट टाइम आस्थमा के लिए यूज़ की जाती थी, अब ये यूज़ नहीं होती बिकॉज ऑफ इट्स सीजर्स और कार्डियक अरिथमिया जैसे एडवर्स इफेक्ट। ये अब बेसिकली रिप्लेस्ड हो गई है बाय द बीटा एगोनिस्ट और एंटीमास्कुरानिक एजेंट्स जो होते हैं उनसे। देन थायोब्रोमीन जो होती है ये हमारे पास कोका में मिलती है। और कैफीन की बात की जाए तो दैट इज़ द मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड स्टिमुलेंट ऑफ द वर्ल्ड, और ये शॉर्ट एक्टिंग होती है। फिर उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात की जाए तो मल्टीपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से ये अपना एक्शन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जिसमें से जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये हमारे पास फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से साइक्लिक एएमपी रेज्ड हो जाता है और कैल्शियम इंक्रीज्ड हो जाता है इन द सीएनएस, जिसकी वजह से ये स्टिमुलेंट इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है। दूसरा है एडिनोसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, दैट इज ऑल्सो लीडिंग टुवर्ड्स द सीएनएस स्टिमुलेशन एंड स्मूथ मसल रिलैक्सेशन। अब बात करते हैं इसके एक्शंस की। ये जो मिथाइलजेंथीन्स होती है ना, ये बेसिकली डोज के अकॉर्डिंग इनका एक्शन वेरी कर रहा होता है। अब मिथाइलजेंथीन का सबसे पहले सीनस इफेक्ट की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द डोज, तो 100 to 200 मिलीग्राम अगर कोई भी यूज़ कर रहा है मिथाइलजेंथीन, तो दैट विल लीड टू डिक्रीज फटीग एंड इंक्रीज मेंटल अलर्टनेस। 1.5 ग्राम अब डोज क्या हुई, इंक्रीज होगी, तो उसकी वजह से एनजाइटी और ट्रेमर्स जैसे इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे। देन 2.5 ग्राम मजीद डोज जब इंक्रीज की तो स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन। फिर यहाँ पे है कि विदड्रॉल सिम्टम, अगर कोई इसको यूज़ कर रहा था और अचानक से छोड़ दे तो इट विल लीड टू फीलिंग ऑफ फटीग, लेथार्जिक होगा, वो बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करेगा, वो शख्स इरिटेबल हो जाएगा, एजिटेटिव हो जाएगा और सेडेटिव फील करेगा। सीरियस इफेक्ट की बात की जाए तो हाई डोज कोई भी अगर कैफीन की लेता है तो दैट विल प्रोड्यूसेस पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एंड पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक। इसका क्या मतलब है कि कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द हार्ट भी इंक्रीज हो जाएंगी और साथ ही साथ हमारे पास हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। यही वजह है कि अगर किसी को एंजाइना का पेन है या कोई एंजाइना का पेशेंट है तो उसमें ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, उन्हें हम मिथाइलजेंथीन्स नहीं देते। डायूरेटिक्स की बात की जाए तो ये यूरिनरी आउटपुट ऑफ द सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम इंक्रीज कर रहे होते हैं। जीआईटी इफेक्ट की बात की जाए तो ये हमारे पास HCl यानी एसिड की सीक्रेशन बढ़ा देते हैं द जीआईटी, जिसकी वजह से कोई भी पेशेंट जैसे पेप्टिक अल्सर्स हों तो उनमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। थेराप्यूटिक यूजेस की बात की जाए, जैसे मैंने इनिशियली आपको बताया था, जो थियोफाइलिन है वो हमारे पास एज अ ब्रोंकोडाइलेटर यूज हो सकता है बिकॉज ये स्मूथ मसल्स के रिलैक्सेशन कॉज करवा रहे होते हैं, सो इट कुड बी यूज्ड इन एस्थमा। नेक्स्ट इज कि कैफीन को एस्पिरिन और एसिटामाइनोफेन के साथ इन कॉम्बिनेशन दिया जाता है टू ट्रीट हेडेक। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात की जाए तो एब्जॉर्प्शन इज ओरली इनटेक किया जाता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन इसकी इतनी वाइड है कि ये प्लासेंटा को भी क्रॉस कर सकता है टू द फीटस एंड ब्रेस्ट मिल्क में भी डिस्ट्रीब्यूट होता है और एक्सक्रीट होता है। मेटाबॉलिज्म की बात की जाए तो मेटाबोलाइज्ड इन लिवर एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन। एडवर्स इफेक्ट अगेन, इसके जिस तरीके से एक्शन जो थे ना वो डोज मीडिएटेड थे, इसी तरीके से एडवर्स इफेक्ट भी डोज मीडिएटेड है। अब फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन है वो डेली कंजम्पशन कर रहा था 600 मिलीग्राम ऑफ कैफीन पर डे। अब वो जब ये 600 मिलीग्राम ऑफ कैफीन रोज ले रहा था और अचानक से छोड़ेगा तो उसमें लेथार्जी, इरिटेबिलिटी, हेडेक जैसे सिम्टम्स डेवलप होंगे। देन मॉडरेट डोजेस पे क्या एडवर्स इफेक्ट कॉज करवा सकते हैं? इंसोम्निया, एंजाइटी एंड एजिटेशन। हाई डोजेस पे इमेसिस एंड कन्वर्जन। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कम्स हियर कि इसकी लीथल डोज कितनी है। कोई भी मिथाइलजेंथीन अगर कोई ले रहा है तो उसकी लीथल डोज इज 10 ग्राम, और कॉज ऑफ डेथ क्या हो सकती है? दैट इज कार्डियक एरिथमियाज।
तो यहाँ तक हमने मेथाइलजेंथेन कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं निकोटीन की। तो निकोटीन इज़ एन एक्टिव इंग्रेडिएंट इन टोबैको। जो टोबैको स्मोकर्स होते हैं और टोबैको चुरी भी जो लोग करते हैं दूसरी वेरिएंट्स में जो टोबैको को यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है दैट इज़ निकोटीन। यूज्ड इन स्मोकिंग सेसेशन थेरेपी कैसे यूज़ होता है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। एंड इट इज़ सेकेंड टू एल्कोहल एज द मोस्ट अब्यूज ड्रग। एल्कोहल के बाद जो मोस्ट अब्यूज ड्रग होती है दैट इज़ टोबैको। सेम एज कि ये सेकेंड हमारे पास सीएनएस स्टिमुलेंट होती है आफ्टर कैफीन। तो एज अ ड्रग ऑफ अब्यूज भी अल्कोहल के बाद ये सेकेंड नंबर पर आती है टू यूज्ड, और एज अ सीएनएस स्टिमुलेंट जो मोस्ट वाइडली वर्ल्ड वाइड यूज़ की जा रही है उसमें भी ये सेकेंड नंबर पर आती है निकोटीन आफ्टर कैफीन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पर याद रखिएगा, क्योंकि जब मैं इसको इसके एक्शंस पढ़ाऊंगी ऑन द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तो फिर वो आपको हेल्प होगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, जब लो डोज में दी जा रही हो तो ये गैंग्लियोनिक स्टिमुलेशन कॉज करवा रहा होता है बाय डीपोलराइजेशन। जब हाई डोज में दी जाए तो दैट कॉज गैंग्लियोनिक ब्लॉकेर। सो बेसिकली डोज वाइज से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लो डोज पे गैंग्लियोनिक स्टिमुलर है और हाई डोज पे गैंग्लियोनिक ब्लॉकर है। नाउ इफेक्ट की बात करें तो सीएनएस में व्हेन वी गिव इट at a low doses it produces euphoria, arousal, relaxation, improve attention, learning problem solving. सो ये जो है इसका लो डोज पे तो अच्छा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, यूफोरिया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प कर रहा है, लर्निंग इंक्रीज कर रहा है, टेंशन इंक्रीज कर रहा है। हाई डोज पे उतना ही एडवर्स इफेक्ट है कि सीएनएस पैरालिसिस कॉज करवा देगा, मेडुलरी सप्रेशन होगा जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगी, सिवियर हाइपरटेंशन भी होगी हमारे पास, और हाई डोज पर ही एपेटाइट सप्रेसेंट की तरह काम कर रहा है। सो बेसिकली हाई डोज पे गैंग्लियोनिक ब्लॉकर हुआ, ना सिंपैथेटिक सिस्टम ने काम किया ना पैरासिम्पैथेटिक ने, तो उसकी वजह से हमारे पास ये सारी पैरालिसिस, हाइपरटेंशन और एपेटाइट सप्रेशन जैसे एक्शंस प्रोड्यूस करेगा। पेरिफेरल इफेक्ट्स की बात की जाए तो जब हम इसे लो डोजेस पर देते हैं तब ये सिंपैथेटिक गैंग्लिया को स्टिमुलेट करेगा, बिकॉज एट लो डोजेस इट इज गैंग्लियोनिक स्टिमुलर। सो एट लो डोजेस ये सिंपैथेटिक गैंग्लिया को स्टिमुलेट करेगा, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट इंक्रीज कर देगा। क्योंकि ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर रहा होता है तो इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स। सेकेंड, ये हमारे पास लो डोजेस पर ही निकोटीन इंड्यूस्ड वेजोकॉन्स्ट्रिक्शंस होती है जिसकी वजह से कोरोनरी ब्लड फ्लो जो होता है ना वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से अगेन इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एंजाइना पेशेंट। नेक्स्ट वी हैव कि जब लो डोजेस पे पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया को स्टिमुलेट करेगा तो दैट विल इंक्रीज द मोटर एक्टिविटी ऑफ द बोवल। क्योंकि हमें पता है पैरासिम्पैथेटिक क्या कर रहा होता है, जो हमारे पास इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है उन्हें इंक्रीज कर रहा होता है, तो जब लो डोज देंगे तो पैरासिम्पैथेटिक भी स्टिमुलेट होगा और हमारे पास बोवल एक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब ये सब था कि जब लो डोजेस पर दी हमने तो सारी हमारे पास स्टिमुलेशन हुई तो उसकी वजह से एक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी। व्हेन वी गिव इट हायर डोजेस तो ये हमारे पास गैंग्लियंस को ब्लॉक कर देगा, दैट विल लीड टू ब्लड प्रेशर फॉल, एक्टिविटी सीजेज इन बोथ जीआईटी एंड ब्लैडर। सो हमारे पास हाई डोज पे इनहिबिटरी एक्शन प्रोड्यूस करता है, लो डोज पे स्टिमुलेटरी एक्शन प्रोड्यूस कर रही है। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात की जाए तो हाईली लिपिड सॉल्युबल होता है, एब्जॉर्प्शन बहुत तेज़ी से होती है, आइदर वो ओरली हो या लंग से हो या जीआईटी म्यूकोजा से हो। नाउ बाय इनहेलेशन टोबैको स्मोक, जो सिगरेट स्मोकिंग कर रहे होते हैं, सो बेसिकली जो एक सिगरेट पे वो 1 to 2 मिलीग्राम ऑफ निकोटीन को इनहेल करते हैं। सो एवरेज 1 सिगरेट पर तो 1 to 2 मिलीग्राम ऑफ निकोटीन इनहेल हो रहा होता है, और निकोटीन की जो हमारे पास लीथल डोज होती है दैट इज 60 मिलीग्राम। एडवर्स इफेक्ट की बात की जाए तो इरिटेबिलिटी, ट्रैमर्स, इंटेस्टाइनल क्रैम्प्स, डायरिया, इंक्रीज हार्ट रेट एंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर। विड्रॉल सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखने हैं। सबसे पहले तो जैसे ही कोई भी विड्रॉल करता है ऑफ द निकोटीन तो दैट विल lead to irritability, anxiety, restlessness, headache, decreased concentration and insomnia. Then हमारे पास इन withdrawal symptoms को treat करने के लिए हम क्या देते हैं? So we have a transdermal patch and chewing gums that containing the nicotine. और ये हमारे पास जो च्युइंग गम्स होती हैं या ट्रांसडर्मल पैचेस होती हैं ये निकोटीन क्रेविंग को रिड्यूस करने के लिए दी जाती है, और ऐसे स्मोकर पर्सन को दी जाती है जो कि क्विट करना चाह रहे हो स्मोकिंग, और उसमें ये बहुत हेल्पफुल होती है दीज ट्रांसडर्मल पैचेस एंड च्युइंग गम्स। उसके अलावा ब्यूप्रोपियोन जो होती है ये एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती है जो कि क्रेविंग फॉर द सिगरेट या स्मोकिंग जो होती है ना उसे सप्रेस कर रही होती है। अब इसी में ही विड्रॉल सिंड्रोम में ही हम एक और ड्रग भी दे सकते हैं, दैट इज़ द वेरेनिक्लीन।
सो दिस ड्रग वेरेनिक्लीन, ये हमारे पास जो एसिटाइलकोलिन के दो रिसेप्टर्स होते हैं, मस्क्यूरानिक और निकोटिनिक। सो ये जो निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स होते हैं उनकी पार्शियल एगोनिस्ट की तरह वर्क करते हैं वेरेनिक्लीन, एंड दीज कैन बी गिवन इन द मैनेजमेंट ऑफ द स्मोकिंग सेसेशन विद द निकोटीन विथड्रॉल सिम्टम्स। नाउ एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं वेरेनिक्लीन की? सुसाइडल थॉट्स, विविड नाइटमेयर्स एंड मूड चेंजेस। नाउ नेक्स्ट ड्रग की बात करते हैं, दैट इज़ अ कोकेन। इट इज़ एन हाईली एडिक्टिव ड्रग। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और ये कैसे अपना एक्शन प्रोड्यूस कर रहा होता है? सो दैट इज बेसिकली ब्लॉक द रीअपटेक ऑफ द मोनोअमाइनेज, जिसमें हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन एंड डोपामीन आ जाते हैं। जब भी ये बेसिकली हमारे पास साइनेप्टिक क्लेफ्ट पे एक्ट करता है कि पोस्ट जो हमारे पास साइनेप्टिक क्लेफ्ट में एक्स्ट्रा मोनोअमाइन्स बच जाते हैं और उनके रीअपटेक हो रहा होता है ना, तो ये उस चीज़ को इनहिबिट कर देते हैं। ये नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन और सेरोटोनिन के लेवल इन द ब्लड इंक्रीज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये सीएनएस और पेरिफेरल एक्शंस प्रोड्यूस करते हैं। नाउ अब जब इनिशियली कोई भी कोकेन लेना शुरू करता है तो वो हमारे पास डोपामिनर्जिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है और प्लेजर की फीलिंग आती है, यूफोरिक कंडीशन डेवलप होती है बिकॉज डोपामिनर्जिक इफेक्ट होता है ऑन द लिम्बिक सिस्टम। बट विद द क्रॉनिक इनटेक ऑफ द कोकेन देयर इज अ डिप्लीशन ऑफ द डोपामीन। अब डोपामीन डिप्लीट हो गया जो यूफोरिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा था, अब डोपामीन है नहीं, यूफोरिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा नहीं, तो मजीद क्रेविंग बढ़ती है फॉर द कोकेन कि ज़्यादा से ज़्यादा वो इनटेक करें। सो इनिशियली क्या है, डोपामिनर्जिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और क्रॉनिक इनटेक में डोपामिन डिप्लीशन हो जाती है, दैट इंक्रीजेस द क्रेविंग ऑफ द कोकेन। नेक्स्ट ड्रग की बात करते हैं, दैट आर द एम्फेटामीन्स। एम्फेटामीन्स में क्या है हमारे पास? ये हमारे पास सिंपैथेटिक अमाइंस होती हैं, जिसमें तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम लिखे हुए हैं, दैट आर द डेक्स्ट्रो एम्फेटामाइन, दैट इज अ मेजर कंपोनेंट, मेथाम्फेटामाइन दैट इज़ ऑल्सो नोन एज स्पीड, और ये हमारे पास स्मोक्ड की जाती है, जो कि जो ड्रग अब्यूज़र्स होते हैं वो इसको स्मोकिंग की ज़रिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी हैव मिथाइल एनिडिऑक्सी मेथाम्फेटामाइन दैट इज़ ऑल्सो नोन एज MDMA एंड इकेस्टेसी। So this MDMA is used as both stimulant and hallucinogen. इस इनिशियली मैंने आपको इन दोनों में माइनर से डिफरेंस बताया था कि क्या है, तो ये MDMA जो है ये स्टिमुलेंट की तरह भी काम कर रहा होता है, हेलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ भी रखता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात की जाए तो एम्फेटामीन्स क्या करती हैं, जो कैटिकॉल्स अमाइंस हैं दैट आर द नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, डोपामीन्स, इन सब की इंट्रासेलुलर स्टोर्स को रिलीज़ करवा रही होती है, मतलब नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल इंक्रीज़ कर रहा होता है, डोपामीन के लेवल इंक्रीज़ कर रहा होता है, साथ ही साथ मोनोअमाइन ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर रहा होता है। इसके अलावा रीअपटेक ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर भी है इन द साइनेप्टिक स्पेसेस। तो ओवरऑल इन तीनों मैकेनिज्म के जरिए इंट्रासेलुलर स्टोर्स को रिलीज करना, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करना एंड रीअपटेक ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर का इनहिबिशन करना, इन तीनों मैकेनिज्म के जरिए कैटिकॉल अमाइंस के लेवल्स को इंक्रीज कर रहे हैं इन द साइनेप्टिक स्पेसेस, जिसकी वजह से एक्शंस प्रोड्यूस होंगे। सो दीज एक्शंस आर प्रोड्यूस्ड बाय डोपामीन एंड नॉरएपिनेफ्रिन रिलीजिंग एनहांसिंग प्रॉपर्टीज। सीएनएस में क्या होगा कि क्योंकि नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो सिंपैथेटिक एक्टिविटी रखता है, तो सीएनएस में स्टिमुलेंट की तरह काम करेगा। इंटायर सेरिब्रो स्पाइनल एक्सिस, कॉर्टेक्स, ब्रेन स्टेम एंड मेडुला ये सब स्टिमुलेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से अलर्टनेस इंक्रीज होगी, फटीगनेस जो होगी वो कम हो जाएगी, एपेटाइट डिप्रेस होगी एंड इंसोम्निया होगा। अगर हाई डोजेज में ले लिया जाए तो दैट कैन लीड टू कन्वर्जन एंड साइकोसिस। सिंपैथेटिक की बात की जाए तो सिंपैथेटिक एक्शन इसका प्रोड्यूस कैसे होगा, ड्यू टू द नॉरएपिनेफ्रिन। ये जब जाके इतना ज़्यादा नॉरएपिनेफ्रिन होगा तो वो जाके अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा और सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज करेगा। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द थेराप्यूटिक यूज, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे चैप्टर में कि थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ एम्फेटामीन। सबसे पहला जो यूज है दैट इज द अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, दैट इज ऑल्सो नोन एज ADHD। ये हमारे पास हाइपर काइनेटिक बच्चे होते हैं जिनके पास एबिलिटी नहीं होती कि वो किसी भी चीज़ पे काफ़ी लंबे वक्त तक फोकस कर सकें। सो देयर जो एक्टिविटी है या कोई भी फोकस या कंसंट्रेशन है वो बहुत चंद मिनटों की होती है, उसके बाद वो हाइपर काइनेटिक होते हैं ना, तो उस वजह से वो उनकी कंसंट्रेशन एबिलिटी बहुत कम होती है। सो ऐसे बच्चों में एम्फेटामीन्स जो होती हैं वो प्रिस्क्राइब की जाती हैं। इनका फंक्शन क्या होगा कि ये उनमें अटेंशन इम्प्रूव करेगा, बिहेवियरल सिम्टम्स जो होंगे उनको ठीक करेगा, और उसके साथ साथ ये रिड्यूस करेगा दैट द हाइपरकाइनेसिया। सो इसका क्या एक्शन होता है ऐसे बच्चों पे, ADHD के बच्चों में, कि उनके अटेंशन इंक्रीज करवाना, उनकी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को करेक्ट करना और साथ ही साथ हाइपरकाइनेसिया को भी रिड्यूस करना। देन हमारे पास एक और ड्रग होती है दैट इज लिस्डेक्सामेफेटामीन। ये हमारे पास एक प्रो ड्रग है जो कि कन्वर्ट हो जाती है इनटू द डेक्स्ट्रोएम्फेटामीन और फिर अगेन सेम एक्शन प्रोड्यूस करते हैं और ADHD के लिए दी जाती है ये।
देन वी हैव एटोमॉक्सिटीन, इसके बारे में बात की जाए तो दैट इज़ अ नॉन स्टिमुलेंट ड्रग दैट इज़ अप्रूव फॉर द ADHD इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। इसका एक्शन क्या है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि ये हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन की जो रीअपटेक होता है ना उसको इनहिबिट कर रहा होता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी थेराप्यूटिक यूज ऑफ एम्फेटामिन इज नार्कोलेप्सी। बेसिकली नार्कोलेप्सी एक रेयर स्लीप डिसऑर्डर होता है इन दैट बेसिकली अ पेशेंट हैज़ अनकंट्रोलेबल बाउट्स ऑफ स्लीपीनेस ड्यूरिंग द डे। इसके लिए जो ड्रग फर्स्ट लाइन एजेंट की तरह यूज़ होती है दैट इज़ द मोडाफिनेल। ये हमारे पास क्या करती है, प्रमोट कर रही होती है वेकफुलनेस। अलॉन्ग विद दैट ये यूफोरिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है, अल्टरेशन इन मूड, परसेप्शन एंड थिंकिंग। एडवर्स इफेक्ट इंक्लूड नर्वसनेस, नोजिया एंड हेडेक। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है या थेराप्यूटिक यूज है ऑफ द एम्फेटामिन्स दैट इज द एपेटाइट सप्रेशन। इसमें दो ड्रग्स यूज होती हैं, नंबर 1 इज फेंटरमाइन एंड नंबर 2 इज डाइथाइल प्रोपियोन। ये दोनों सिम्पथोमाइमेटिक एक्शन प्रोड्यूस करते हुए एपेटाइट सप्रेशन कर रही होती हैं, और फॉर दिस इफेक्ट ये हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ द ओबेसिटी में यूज हो रही होती हैं ये ड्रग्स। नेक्स्ट फार्माकोकाइनेटिक्स की बात की जाए तो एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी, मेटाबोलाइज्ड इन द लिवर एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें वो ये है कि अगर यूरिनरी अल्कलाइजेशन कर दी जाए विद द हेल्प ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, so these will increase the reabsorption of the dextroamphetamine from the renal tubules into the bloodstream. So basically ये जो अल्कलाइजिंग एजेंट्स होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट की क्या करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द डेक्स्ट्रोएम्फेटामिन इंक्रीज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ द एम्फेटामिन्स की बात की जाए तो दैट इंक्लूड CNS इफेक्ट, जिसमें इंसोम्निया, इरिटेबिलिटी, वीकनेस, डिजीनेस, ट्रेमर्स एंड हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्सेस आ जाते हैं। अब ये जो CNS इफेक्ट होते हैं या एजिटेटिव बिहेवियर होता है उसको ट्रीट करने के लिए हम लोराज़ेपैम दे सकते हैं। दीज आर द बेंजोडाइजेपिन्स जो कि इसकी एजिटेशन मैनेजमेंट के लिए दी जा रही होती हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दैट इज़ द क्रॉनिक एम्फेटामिन यूज प्रोड्यूसेस स्टेट ऑफ एम्फेटामिन साइकोसिस। कोई अगर पेशेंट बहुत लॉन्ग टाइम तक एज अ अब्यूज यूज़ कर रहा है एम्फेटामिन या एज अ थेराप्यूटिक पर्पस के लिए यूज़ कर रहा होता है एम्फेटामिन, सो दैट कैन प्रोड्यूस एम्फेटामिन साइकोसिस, जिसमें क्या होगा कि जो उसका साइकोटिक एपिसोड होगा ना दैट कैन बी रिजेंबल टू द साइकोटिक एपिसोड एसोसिएटेड विद द शिज़ोफ्रेनिया। ये है इसका बहुत इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट दैट इज़ द एम्फेटामिन साइकोसिस। इसके अलावा एनोरेक्टिक इफेक्ट यानी जो ये एपेटाइट सप्रेशन का जो इफेक्ट है वो किस तरीके से प्रोड्यूस कर रहा होता है, बाय द लैटरल हाइपोथैलेमस फीडिंग सेंटर्स के इनहिबिट करके। सीवियस इफेक्ट की बात की जाए तो पैल्पिटेशन, कार्डियक अरिथमियाज, हाइपरटेंशन, एंजाइना, सर्कुलेटरी कोलैप्स। अब यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स जब हमने पढ़े तो ये क्योंकि हाइपरटेंशन कॉज करवा सकता है, कार्डियक अरिथमियाज कॉज करवा सकता है, सर्कुलेटरी कोलैप्स कॉज करवा सकता है, so these all are its contraindication: hypertension, CVDs, vomit, hyperthyroidism and glaucoma. GIT इफेक्ट की बात की जाए तो दैट इज एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स एंड डायरिया। नेक्स्ट हमारे पास एम्फेटामिन्स में ही थी ये मेथाइलफेनिडेट, इसको डिटेल में बताया हुआ है। CNS स्टिमुलेंट प्रॉपर्टीज दैट आर द सिमिलर टू द एम्फेटामिन, सेम एक्शन होता है इसका भी, डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन की ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट कर देता है, इनको साइनेप्टिक स्पेसेस में ब्लड में इनके लेवल्स इंक्रीज करके एक्शंस प्रोड्यूस करवा रहा होता है। Then therapeutic uses, again it is ADHD for the treatment of ADHD and narcolepsy. Adverse effect हमारे पास GIT adverse effect most common होते हैं जिसमें abdominal pain and nausea आ जाता है, एनोरेक्सिया, इंसोम्निया, नर्वसनेस, फीवर, ये अदर्स इसके एडवर्स इफेक्ट है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि ये मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर ड्रग्स को इनहिबिट कर देता है। कौन कौन सी ड्रग्स को इफेक्ट कर रहा होता है, वार्फरिन, फेनिटोइन, फिनोबार्बिटोल एंड प्राइमाडोन एज वेल एज ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट। सो ये वो सारी ड्रग्स हैं जिनकी मेटाबॉलिज्म को ये इनहिबिट कर रहा होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन इसकी ग्लूकोमा है एज सिमिलर टू द एम्फेटामिन। सो यहाँ तक हमने जितने भी साइकोमोटर स्टिमुलेंट्स हैं, CNS स्टिमुलेंट्स कंप्लीट कर लिया।